चलिए आज हम चलते हैं समय में बहुत पीछे, लगभग 5000 साल पहले। उस दौर में जब दुनिया की ज्यादातर आबादी पता है कबीलों में रह रही थी, तब सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे एक क्रांति जन्म ले रही थी। हमारे पूर्वज वो एक ऐसी शहरी सभ्यता बना रहे थे जो अपने समय से मतलब सदियों आगे थी। तो सवाल ये उठता है, क्या ये दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्किटेक्ट्स को भी सच में हैरान कर देता है। तो चलिए आज इस प्राचीन रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 3300 ईसा पूर्व में। जरा सोचिए, कितना कितना पुराना समय है ये वो दौर था जब एक ऐसे प्लान्ड अर्बनाइजेशन की नींव रखी जा रही थी जिसने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले इसके साइज को समझते हैं, इसका पैमाना कितना बड़ा था। क्योंकि देखिए, ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, ये एक पूरा का पूरा साम्राज्य था। और इसका पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। ये सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। अब इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए कि अगर उस समय की दो महान सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी दें, तब भी हड़प्पा सभ्यता उन दोनों से बड़ी थी। है ना चौंकाने वाली बात? लेकिन देखिए, सिर्फ साइज ही सब कुछ नहीं होता। इस सभ्यता की असली पहचान थी इसकी शानदार इंजीनियरिंग और इसकी अर्बन प्लानिंग। इतनी एडवांस कि वो आज के सस्टेनेबल और स्टैंडर्डाइज्ड कंस्ट्रक्शन के आइडियाज को भी टक्कर देती है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब बना कैसे था। जरा इमेजिन कीजिए, अगर उस समय कोई ड्रोन होता और उससे शहर को ऊपर से देखा जाता, तो पता है क्या दिखता? नीचे एक विशाल चेस बोर्ड बिछा हुआ दिखता। इसी को कहते हैं ग्रिड सिस्टम। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सीधी, एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जो मेन सड़कें थीं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बनाई गई थी। क्यों? ताकि हवा चले तो पूरा शहर अपने आप नेचुरली साफ हो जाए। क्या कमाल की सोच थी! यहाँ का आर्किटेक्चर तो बस कमाल ही था। पूरे साम्राज्य में मतलब हर जगह ईंटों का साइज और रेशियो एक जैसा था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। फिर देखिए घरों के दरवाजे, वो मेन रोड पर नहीं बल्कि साइड की गलियों में खुलते थे। क्यों? ताकि सड़क का शोर और धूल मिट्टी अंदर ना आए। और सुनिए, लगभग हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट था। सोचिए आज से 5000 साल पहले। और दीवारें इतनी मोटी बनाई जाती थीं कि गर्मियों में भी घर अपने आप ठंडे रहें, मतलब नेचुरल एयर कंडीशनिंग। मोहनजोदड़ो के खंडरों के बीच में मौजूद है ये द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार, करीब 39 फुट लंबा और 23 फीट चौड़ा। और इसकी इंजीनियरिंग लाजवाब। पानी एक बूंद भी बाहर न रिस सके, इसके लिए ईंटों को जिप्सम के गारे से जोड़ा गया और फिर ऊपर से नेचुरल बिटुमेन यानी तारकोल की एक मोटी परत चढ़ाई गई। पता है, इसे दुनिया में वाटरप्रूफिंग का सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है। लेकिन पानी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कमाल तो गुजरात के धोलावीरा में देखने को मिलता है। सोचे, एक शहर जो रेगिस्तान के बीच में बसा हो। वहां के इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने चट्टानों को काटकर चैनल्स बनाए, नहरें बनाई जो नदी के पानी को शहर के अंदर बने बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स और बांधों तक लेकर आती थी। ये सिस्टम इतना जबरदस्त था कि आज भी मॉडर्न हाइड्रो इंजीनियर्स के लिए केस स्टडी है। अब देखिए, इतना बड़ा और इतना व्यवस्थित शहर सिर्फ अच्छी प्लानिंग से तो नहीं चल सकता ना। इसको चलाने के लिए चाहिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था, और वही इसकी रीढ़ की हड्डी थी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंटरनेशनल ट्रेड पर आधारित थी। और इस पूरे ट्रेड का सेंटर पॉइंट था गुजरात का लोथल बंदरगाह। ये दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड डॉकयार्ड माना जाता है। यहाँ ईंटों से बना एक बहुत बड़ा बेसिन था जहाँ दूर दूर के देशों से आने वाले बड़े बड़े समुद्री जहाज आकर रुकते थे। यहाँ से हड़प्पा के व्यापारी हाथी दांत, कीमती पत्थर के मनके, लकड़ी, ये सब सामान मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, ओमान और बहरीन तक भेजते थे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में हड़प्पा का जिक्र मिलता है, लेकिन मेलुहा के नाम से। जी हाँ, वो इसे मेलुहा की धरती कहते थे। और दूर दराज की जगहों पर जो हड़प्पा की मोहरें मिली हैं, वो इस विशाल ट्रेड नेटवर्क का जीता जागता सबूत है।
लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी इस सभ्यता का दिल आज भी एक बंद बक्से जैसा है, एक ऐसा बड़ा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिशें सदियों से चल रही हैं, पर अब तक कोई कामयाब नहीं हुआ। 400 से भी ज्यादा ये संख्या है हड़प्पा की लिपि में मिले अलग अलग चिन्हों की। 400 से ज्यादा यूनिक कैरेक्टर्स जो बताते हैं कि ये भाषा कितनी जटिल रही होगी। और यही वो लिपि है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये हमें हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की प्लेट्स पर मिली है। धोलावीरा में तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी मिला जिस पर 10 बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। हो सकता है ये दुनिया का पहला बिल बोर्ड हो। लेकिन सोचिए, 100 साल से ज्यादा की कोशिशों के बाद भी हम ये नहीं जानते कि वो लोग क्या कहना चाहते थे। सोचिए जरा, ये भूली हुई भाषा अपने अंदर क्या क्या राज छुपाए बैठी होगी। उनके राजा कौन थे, वो किन भगवानों को पूछते थे, उनके समाज के नियम क्या थे। एक बात तो तय है, जिस दिन ये लिपि पढ़ी गई उस दिन इतिहास को शायद फिर से लिखना पड़ेगा। तो जब तक हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते, हमें उनके विश्वासों के बारे में सुराग मिलते हैं उनकी कलाकृतियों से। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। और सबसे दिलचस्प चीज है पशुपति की मुहर। इसमें एक आकृति योग की मुद्रा में बैठी है और चारों तरफ जानवर हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये शायद भगवान शिव का सबसे शुरुआती रूप हो सकता है। और जानते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह, पीपल के पेड़ को पूजना, सिंदूर का इस्तेमाल, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें विरासत में वहीं से मिली हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। एक इतनी महान, इतनी विकसित सभ्यता जो लगभग 1000 साल तक फली फूली, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? और क्या वो सच में हमेशा के लिए खत्म हो गई? देखिए, बहुत समय तक एक थ्योरी चलती थी कि आर्यों ने हमला किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन अब साइंस ने इस थ्योरी को लगभग खारिज कर दिया है। असली विलेन कोई हमलावर नहीं था, असली अपराधी था क्लाइमेट चेंज। हुआ ये कि जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल हुई और इसकी वजह से सरस्वती नदी सूखने लगी। एक तरफ ये हुआ और दूसरी तरफ सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया, जिससे जबरदस्त बाढ़ आने लगी। और तो और मॉनसून भी कमजोर पड़ गया, जिससे बड़े पैमाने पर सूखा पड़ने लगा। अब जब पानी ही नहीं रहेगा तो शहर तो वीरान होंगे ही। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। वो लोग खत्म नहीं हुए, मरे नहीं, वो बस बिखर गए। उन्होंने अपने शानदार शहरों को छोड़ दिया और पूर्व और दक्षिण की तरफ गंगा के मैदानों की ओर पलायन कर गए। और वहां जाकर उनकी संस्कृति ने नए रूप ले लिए। और पता है, वो विरासत आज भी जिंदा है। जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब हम योग करते हैं, या जब हमारे घरों में आज भी आंगन बनाने का रिवाज है, तो हम अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को जी रहे होते हैं। और साइंटिफिकली भी उनका डीएनए आज भी हम भारतीयों में मौजूद है। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म जरूर हो गई, लेकिन वो मरी नहीं। ये जो खामोश खंडहर है ना, ये हमें बस एक ही बात याद दिलाते हैं कि हम उस विरासत के वारिस हैं जो उस जमाने में भी दुनिया को रास्ता दिखा रही थी, जब शायद बाकी दुनिया अभी ठीक से चलना सीख रही थी। ये सिर्फ मिट्टी में दबी ईंटों की कहानी नहीं है, ये हम सबकी अपनी जड़ों की कहानी है।